हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। करते हैं एक शुरुआत बेहतरीन टॉपिक के साथ, और ये है कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताएं, कैसे करेंगे आप वेरिएंस एनालिसिस, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पीवी रेशियो के बारे में बताएं ये क्या होती है, इसके लिए स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, बिजनेस में जैसे सेल होती है, सेल करने के लिए प्रोडक्शन करना जरूरी है, और प्रोडक्शन जब करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल का खर्चा उसमें आएगा, लेबर भी यूज होगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, और उतनी ही ज्यादा लेबर उस पर काम करेगी, तो लेबर के खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ज्यादा सेल, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रॉ मटेरियल और लेबर की रिक्वायरमेंट। तो वेरिएबल के जब सारे हम खर्चे हम हटा दें तो फिर आता है कंट्रीब्यूशन। और फिर बात होती है फिक्स खर्चों की, जैसे फैक्ट्री का रेंट, किसी की सैलरी। आप एक प्रोडक्ट बनाए या 1 लाख बनाए, सैलरी जो है वो फिक्स रहेगी, रेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो फिक्स खर्चे भी जब आप हटा देते हैं तो फिर आता है आपका प्रॉफिट। पीवी रेशियो क्या बताता है? पीवी रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखिए, वेरिएबल खर्चे हटाने पे हमारा कंट्रीब्यूशन आया था 60, सेल थी 100, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 60%, कि पीवी रेशियो हमारी 60%। इसका यूज क्या होता है? अब जैसे देखिए, अभी सेल है 100 की, मैनेजमेंट अगर आपसे पूछती है कि इस 100 की सेल को हम 300 कर दें तो कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, 300, आपको पता है पीवी रेशियो जो है वो 60% है। दैट मीन्स वेरिएबल खर्चे हटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 60% ऑफ सेल्स है। तो 300 का 60% करेंगे 180। फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि रेंट है, वो आपका प्रोडक्शन ज्यादा या कम से कम ऊपर नीचे नहीं होता। तो 300 का 60%, 180, उसमें से 50 हटाएंगे, आप इमीडिएटली बता सकते हैं 130। 10 की जगह आपका 130 प्रॉफिट होगा अगर आप सेल को 3 गुना बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो एनालिसिस है वो हम इजीली कर सकते हैं, और फास्ट रिजल्ट हम दे सकते हैं यूजिंग पीवी रेशियो। अब समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ब्रेक इवन पॉइंट, सेम स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। सेल्स में से वेरिएबल खर्चे जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, वो हमने हटाया, हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स खर्चे हटाए, हमारा आ गया प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा हम इस इमेज को देखें, दोनों ही जो लेवल्स है वो सेम है। दैट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आपको प्रॉफिट भी नहीं है पर लॉस भी नहीं है। मतलब बिजनेस के सारे खर्चे आप निकाल रहे हैं बट कुछ एडिशनल नहीं कमा पा रहे। अब बिजनेस में खर्चे कौन से हैं, जैसा हम देख रहे हैं, कुछ तो वेरिएबल खर्चे हैं और कुछ फिक्स खर्चे हैं। दैट मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों कॉस्ट अगर बिजनेस निकाल रहा है बट कुछ एडिशनल नहीं कमा रहा, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर हम यहाँ देखें, प्रॉफिट होगा 0 ब्रेक इवन पॉइंट के केस में, फिक्स कॉस्ट है 30, तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन 30 होना चाहिए, क्योंकि उसमें से फिक्स कॉस्ट हम माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट के केस में 30 होना चाहिए, और ये जो 30 है ये सेल का 60% है। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें तो 30 डिवाइडेड बाई 60%, 50। मतलब अगर सेल 100 की जगह 50 होती है तो 50 का 60% 30, और फिक्स कॉस्ट, फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट 0 होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। इसको अगर फॉर्मूले की शेप में देखें, हमने क्या करा, कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट और डिवाइड कर दिया पीवी रेशियो से, तो अल्टीमेटली हमें सेल पता लग गई कि ब्रेक इवन पॉइंट किस सेल पे हमें मिलता है, कि कितनी सेल करने पे ना हमारा प्रॉफिट होगा ना लॉस। तो इसको एनालाइज किया जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। तो आइए आप उस पर डिस्कस करते हैं। अगर ये पूछा जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है 50, अगर आप 40 सेल कर रहे हैं, 30 सेल कर रहे हैं,
तो उस केस में आपका प्रॉफिट नेगेटिव होगा। बट अगर आप ज्यादा सेल कर रहे हैं, जैसे 50 की जगह हम 100 सेल कर रहे हैं, तो हम कितना सेफ है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे आप चल रहे हैं, कितना आप सेफ हैं। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, दैट मीन्स बिजनेस उतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता जाएगा, दैट मीन्स आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये यूज होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। फॉर्मूले की शेप में अगर इसको देखें तो 100, क्योंकि करंट लेवल हमारी सेल्स इतनी है, 100 माइनस बीईपी डिवाइडेड बाय 100, तो दैट मीन्स 50% हम आगे चल रहे हैं। अगर 50% सेल कम होती है तो हम बीपी के लेवल पर आ जाएंगे। जैसे 100 का 50% करें तो 50 होगा, और अल्टीमेटली बीपी के लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। अब समझते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए आए हैं, वेरिएंस एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग के इंटरव्यू का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप कैसे करेंगे वेरिएंस एनालिसिस को? वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कब आता है? डिफरेंस आता है जब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, एक्चुअल को बजट से, एक्चुअल को फोरकास्ट से। फॉर एन एग्जांपल, इस केस में हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए थी 20 रुपए, बट एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आई है 25 रुपए। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड। खर्चों की अगर बात करें तो खर्चे ज्यादा होना हमारे लिए लॉस है, तो इस केस में स्टैंडर्ड आगे रखेंगे, माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। कि अगर स्टैंडर्ड था 100, कि आप 100 रुपए खर्च कर सकते थे, बट आपने सिर्फ 80 रुपए खर्च करे, तो दैट मीन्स आप 20% बेनिफिट पे है, आपने सेविंग करी 20%। बट प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ज्यादा फायदा है, तो इस केस में एक्चुअल आगे आएगा। जिससे ज्यादा फायदा है उसको आप आगे रखेंगे। तो यहाँ एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। बनाने थे 100, बना दिया आपने 120 सेम कॉस्ट में, तो ये ज्यादा फायदेमंद है, तो इसलिए एक्चुअल आगे आएगा। और ये भी आपका 20% निकलेगा कि 20% आपने बेटर परफॉर्म किया है। और एक्सपेंस की बात करें तो 20% आपने सेविंग करी है। अब अगर प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है कि किसी प्रोडक्ट में 20 रुपए कॉस्ट लेनी चाहिए थी 25 रुपए, तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो पहले आप कंपनी का प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, फिर उसकी एक्टिविटी देखेंगे। जैसे प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है, लेबर में उसकी वेस्टेज कितनी हो रही है, प्रोडक्ट को बनाते वक्त क्या ज्यादा वेस्टेज हो रही है, क्या उसमें फ्यूल ज्यादा लग रहा है, पावर ज्यादा लग रही है। तो एक एक उसकी एक्टिविटी को देखेंगे और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है उस पर आप फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारी एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है, आप इसको सेग्रीगेट करेंगे, कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल। और ये सब जब आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अपना फ्यूचर फोरकास्ट बनाए कि आने वाले महीने में या आने वाले महीनों में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन जिस्ट होता है वेरिएंस एनालिसिस का। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, क्या ये सेम है, और अगर अलग है तो कैसे? इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से हम समझते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली, अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। पर अगर दोनों की कॉस्ट लगभग लगभग सेम है, जैसे एक प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसकी कॉस्ट है 100, दूसरे की कॉस्ट भी 90 है या 120 है, तो लगभग लगभग वो सेम है, तो उस केस में हम कहेंगे ये दो प्रोडक्ट्स जो है ये जॉइंटली बनते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट जो आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 100, दूसरे की कॉस्ट है 10 या 5, तो कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट हाँ वो साथ में आ जाता है, तो उसको भी आप बेच देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब आप बटर बनाते हैं तो उसके साथ बटर मिल्क आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको मिल जाता है। बट इन दोनों की कॉस्ट में देखें तो इन दोनों की कॉस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर दोनों की कॉस्ट में, एमआरपी में जो सेलिंग प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो जॉइंट है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर वो बाय प्रोडक्ट्स है। अब ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं जो प्रोडक्टिविटी है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं? तो कुछ कॉमन फैक्टर हैं, अगर वो आपके फेवर में होंगे तो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज वो प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। इजीली अवेलेबल हो रहा है तो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज कम होगी। वर्किंग कंडीशन, लेबर को वर्किंग कंडीशन सही से प्रोवाइडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक मशीन से दूसरी मशीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
तो उन्हें बार बार जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। मशीन कैपेसिटी, पुरानी मशीनें हैं, प्रोडक्टिविटी कम होगी, नहीं है तो बढ़ेगी। पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। ट्रेनिंग और प्रोडक्शन के मेथड आपके पुराने हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्ट मिक्स, आप एक प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं उसके बाद दूसरा बना रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को एडजस्ट करने में मशीन में काफी चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इस केस में प्रोडक्टिविटी कम होगी। बट अगर प्रोडक्ट मिक्स ऐसा है कि एक तरह के प्रोडक्ट आप पहले बना रहे हैं, उसके बाद दूसरे तरह के प्रोडक्ट आप लगातार बना रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इस केस में क्या होगा, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके पास जो लेबर है वो एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, तो वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।